एक पिता अपनी बेटी की बड़ी ही लाड प्यार से परवरिश करता है और उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है जिस दिन अपनी बेटी को अपने हाथों से ससुराल के लिए विदा कर सके। आज की कहानी में एक लड़की शादी कर अपने ससुराल तो जाती है, लेकिन शादी के ठीक 2 साल के बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ज़िंदगी में भूचाल सा आ जाता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है जिस दिन उस लड़की की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब इसका असलियत खास करके उसके माता पिता को जब मालूम चलता है तो सबका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मुंबई शहर की। मुंबई का एक इलाका पड़ता है मानखुर्द, और इसी मानखुर्द इलाके का रहने वाला सावंत घोड़पड़े। सावंत की पत्नी का नाम है कोमल। सावंत के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम राजेंद्र और बेटी का नाम रोहिणी। रोहिणी जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, जो अपने ही इलाके से BA तक की पढ़ाई कर चुकी है। सावंत अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है। रोहिणी की पढ़ाई जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, उसका पिता रोहिणी की शादी अपने ही इलाके के रहने वाला अभिजीत घोड़पड़े से शादी कर देता है। रोहिणी जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, अपने पति के साथ बड़ी ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। अभिजीत जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। 1 साल का जब समय गुजरता है, रोहिणी एक बच्चे को जन्म भी देती है, जिस वजह से पति पत्नी के बीच में और भी काफ़ी गहरा प्यार हो जाता है। पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, एक दिन अभिजीत की एक बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से रोहिणी के ज़िंदगी में अंधेरा सा छा जाता है। अब रोहिणी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो आगे अब करे तो करे क्या। इसलिए रोहिणी अब काफ़ी सोच विचार करने के बाद अपने बच्चे को लेकर मायके में चली आती है। लेकिन जब मायके में पहुंचती है, दिन रात घर के अंदर ही रहती है और अक्सर अपने पति के गम में ही डूबे रहती है। घर परिवार वाले जब रोहिणी को काफ़ी समझाते हैं, आखिरकार रोहिणी घर से बाहर कदम रखती है। लेकिन रोहिणी जब घर से बाहर कदम रखती है, अब अपने बच्चे का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक नौकरी की तलाश करना शुरू कर देती है। और आखिरकार कुछ दिनों के बाद रोहिणी को नवी मुंबई के वासी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है। रोहिणी जब नौकरी करने लगती है, ठीक ठाक पैसा भी कमाती है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगती है। रोहिणी के जीवन में फिर से पहले जैसे ही खुशहाली आ जाती है। धीरे धीरे लगभग 4 साल का समय गुजरता है। बात कर रहा हूँ मैं 14 नवंबर 2018 की सुबह। रोहिणी अपने घर परिवार वालों से ये कह करके घर से निकलती है कि मैं अपने एक दोस्त के शादी में जा रही हूँ। पर देर शाम तक भी जब रोहिणी घर पे वापस नहीं आती है, उसका भाई राजेंद्र रोहिणी के नंबर पे फ़ोन करता है। लेकिन अब रोहिणी का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसलिए रोहिणी के घर परिवार वाले उसके जितने भी जानने वाले थे, सबके नंबरों पे फ़ोन करते हैं और रोहिणी के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रोहिणी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन तक भी जब रोहिणी घर पे वापस नहीं आती है, आखिरकार अगले दिन 15 नवंबर 2018 को रोहिणी के पिता और उसके भाई मानखुर्द थाने में जाते हैं और रोहिणी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी रोहिणी की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी रोहिणी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए पुलिस अब रोहिणी के मोबाइल का कॉल डिटेल्स और उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि रोहिणी का मोबाइल का आखिरी लोकेशन उसके घर के आसपास का ही दिखाई दे रहा था और उसी इलाके में उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हुआ था। पुलिस जब उसके कॉल के डिटेल्स को चेक करती है तो उसमें भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को कोई शक जाए। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार रोहिणी अपने घर परिवार वालों को बिना बताए कहाँ चली गई। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लगभग 2.5 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी रोहिणी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है।
इसीलिए 2.5 महीने बाद पुलिस अब रोहिणी के बारे में पता लगाने के लिए उसके बैंक के खातों का डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस जब रोहिणी के SBI खाते को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 15 और 16 नवंबर को उसके खाते से 65,000 रुपया ATM के द्वारा निकाला गया था। पुलिस जब उस ATM को जाकर CCTV रिकॉर्डिंग चेक करती है तो मालूम चलता है कि रोहिणी का ATM किसी एक व्यक्ति ने यूज किया था। पुलिस जब उस व्यक्ति का फ़ोटो ले जा कर के रोहिणी के घर परिवार वालों को दिखाती है तो रोहिणी का घर का कोई भी सदस्य उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता है। पुलिस को लगता है कि शायद रोहिणी का किसी के साथ में अफेयर चल रहा होगा, इसीलिए रोहिणी अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। लेकिन पुलिस अब रोहिणी के आशिक के बारे में पता लगाती है। पुलिस अब रोहिणी के आशिक के बारे में पता लगाने के लिए उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे रोहिणी काम करती थी। वहाँ के स्टाफ से जब जाकर के रोहिणी के प्रेमी के बारे में पूछताछ करती है तो एक स्टाफ कहता है कि हाँ साहब, रोहिणी का एक व्यक्ति के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम है सुनील सिरके। सुनील जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो रोहिणी के ही इलाके में रहता है। दरअसल सुनील भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जिस हॉस्पिटल में रोहिणी काम करती थी। स्टाफ जैसे ही सुनील का एड्रेस दे देता है, पुलिस सुनील को फ़ोन करके अपने थाने में बुलाती है और फिर सुनील से रोहिणी के बारे में पूछताछ करती है। सुनील कहता है कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरा रोहिणी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, पर यकीन मानिए मैं भी पिछले 2-2.5 महीनों से रोहिणी की तलाश कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम कि रोहिणी कहाँ चली गई है। पुलिस सुनील के बारे में पूरी तरीके से खंगालती है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनील के विरोध में पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस को लगता है कि शायद सुनील निर्दोष है, उसे वाकई में रोहिणी के बारे में शायद नहीं मालूम है, इसीलिए पुलिस सुनील को छोड़ देती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने रोहिणी के ATM से पैसा निकाला था उसका फ़ोटो लेकर के पुलिस फिर से हॉस्पिटल में जाती है और हॉस्पिटल के कुछ स्टाफों से उस फ़ोटो को दिखाती है। वहाँ के स्टाफ जब उस फ़ोटो को देखते हैं तो देख करके पहचान जाते हैं। वहाँ के स्टाफ कहते हैं कि साहब, इसका नाम रामचंद्र है। दरअसल ये रामचंद्र कोई और नहीं बल्कि रोहिणी के ही गांव का रहने वाला है। रामचंद्र जो सतारा जिला के वानरवाड़ी गांव का रहने वाला है। जैसे ही रामचंद्र की पहचान हो जाती है, पुलिस अब रामचंद्र के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि रामचंद्र मुंबई शहर में ही रहकर एक केबल ऑपरेटर का काम करता था। रामचंद्र जहाँ पे काम करता था, पुलिस अपने टीम के साथ वहाँ पे जाती है और रामचंद्र के बारे में पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि रामचंद्र नवंबर महीने में अपने घर चला गया है। पुलिस को जैसे ही रामचंद्र का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अपने टीम के साथ रामचंद्र के गांव उसके घर पे पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात रामचंद्र से होती है। पुलिस 5 फरवरी 2019 को रामचंद्र को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर रामचंद्र से रोहिणी के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो रामचंद्र इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रामचंद्र मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। रामचंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, नवंबर महीने में ही रोहिणी की हत्या कर दी गई है। लेकिन रामचंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, पुलिस रामचंद्र के ही तहरीर पे रोहिणी के प्रेमी सुनील को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 साल पहले, जब रोहिणी हॉस्पिटल में नौकरी करने के लिए जाती है। वहीं पे रोहिणी की मुलाकात सुनील से होती है। दरअसल सुनील की मुलाकात रामचंद्र ही रोहिणी से करवाता है। सुनील जो रोहिणी के ही इलाके का रहने वाला है, इसीलिए सुनील और रोहिणी हर सुबह ट्रेन के माध्यम से नौकरी करने के लिए जाते हैं और एक साथ ही ट्रेन के माध्यम से वापस घर आते हैं। दोनों जब एक दूसरे के साथ जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। इधर रोहिणी को जब सुनील के ऊपर विश्वास हो जाता है, रोहिणी अपने सारे अतीत के बारे में सुनील से बता देती है। सुनील और रोहिणी जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रोहिणी और सुनील के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, रोहिणी इस बारे में अपने घर परिवार वालों से कुछ भी नहीं बताती है। दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच में कई बार संबंध भी बनता है। पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, रोहिणी अब सुनील से शादी करने का फैसला कर लेती है। एक दिन रोहिणी जब सुनील से शादी करने के लिए कहती है,
सुनील रोहिणी को इधर उधर की बात कह करके टाल देता है। धीरे धीरे लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है। इन 4 सालों में दोनों के बीच में कई बार संबंध भी बन चुका था, पर जैसे ही 4 साल का समय गुजर जाता है, इधर रोहिणी को लगता है कि शायद सुनील उससे शादी करना ही नहीं चाहता है। इसलिए अब रोहिणी सुनील के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। सुनील जो रोहिणी से शादी करना तो चाहता था, लेकिन सुनील ने रोहिणी से एक झूठ बोला था। दरअसल सुनील जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसके 2 बच्चे भी थे। इधर रोहिणी के साथ जब उसका प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सुनील की पत्नी को भी मालूम चल जाता है, जिस वजह से उसकी पत्नी भी अब उसका विरोध करने लगती है। सुनील जब अपने घर पे जाता है, इसी बात को लेकर उसके पत्नी के बीच अब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। सुनील जब हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाता है, तो इसी बात को लेकर के रोहिणी भी अब सुनील के ऊपर दबाव डालने लगती है, जिसकी वजह से सुनील अब काफ़ी परेशान रहने लगता है। सुनील को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अब वो करे तो करे क्या। एक दिन सुनील जाकर के अपने दोस्त रामचंद्र से मुलाकात करता है। उस दिन रामचंद्र भी अपने दोस्त संजय सिंह के साथ में बैठा हुआ था। सुनील रामचंद्र से अपनी पूरी हालात के बारे में बताता है। सुनील रामचंद्र से कहता है कि मुझे रोहिणी से पीछा छुड़ाना है, कोई तरकीब निकालो। तीनों जब एक साथ बैठ कर के बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते करते आखिरकार एक फैसला करते हैं। रामचंद्र कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय रोहिणी को इस दुनिया से हटाने का। जैसे ही रोहिणी को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, सुनील भी रामचंद्र की बात मान लेता है और फिर तीनों मिल कर के रोहिणी को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बनाते हैं। सुनील जो रायगढ़ जिला के सिरसाल गांव का रहने वाला है, सुनील जो रोहिणी को इस दुनिया से हटाने के लिए षड्यंत्र बनाया था, इसी षड्यंत्र के तहत 13 नवंबर 2018 को शाम के वक्त रोहिणी के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि हम कल ही शादी करेंगे। दरअसल मेरा जानने वाला एक वकील है, पहले हम दोनों उसी के पास चलेंगे और वकील के माध्यम से ही शादी करेंगे, ताकि हम दोनों को एक साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। शादी करने की बात जैसे ही कहता है, ये सुन कर के रोहिणी भी काफ़ी खुश हो जाती है। अगली सुबह सुनील उसे मिलने के लिए बुलाता है। इधर अगली सुबह रोहिणी जब अपने घर से निकलती है, तो अपने माता पिता से ये झूठ बोल देती है कि मैं एक अपने दोस्त की शादी में जा रही हूँ। सीधे सुनील से मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ पे सुनील पहले से ही एक 4 व्हीलर लेकर के उसका इंतज़ार कर रहा था और उस 4 व्हीलर में उसका दोस्त रामचंद्र और रामचंद्र का दोस्त संजय सिंह भी बैठे हुए थे। जैसे ही वहाँ पे रोहिणी पहुँचती है, सुनील सबसे पहले उसका मोबाइल लेता है और मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। रोहिणी को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से गाड़ी लेकर के जब रवाना होते हैं, सुनील उस गाड़ी को लेकर के अपने गांव रायगढ़ ज़िले के सिरसाल गांव में शाम के वक्त पहुँच जाता है। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकते हैं। उस दिन सुनील रोहिणी से अपनी सारी सच्चाई बताता है। सुनील रोहिणी से कहता है कि मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक मजबूरी है। दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। सुनील जैसे ही अपनी सारी सच्चाई रोहिणी को बताता है, इसे सुन करके रोहिणी को लगता है कि शायद सुनील ने उसके साथ चीट किया है। रोहिणी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अब सुनील को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं सीधे थाने में जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगी। सुनील रोहिणी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोहिणी अपने जिद से पीछे ही नहीं हटती है। रोहिणी जो ये सोच करके आई थी कि सुनील आज उससे शादी कर लेगा, काफ़ी समझाने के बाद जब रोहिणी नहीं मानती है, आखिरकार ये तीनों मिल करके उसी गाड़ी के अंदर रोहिणी की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर रोहिणी का डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात्रि का अंधेरा हो जाता है, उसकी डेड बॉडी को एक खेत में लेकर के जाते हैं। उस खेत में एक गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे में रोहिणी का डेड बॉडी डालकर मिट्टी भर देते हैं। सुनील रोहिणी का बैग अपने पास ले लेता है और वहाँ से तीनों वापस अपने घर आते हैं। लेकिन सुनील जब रोहिणी का बैग को चेक करता है, तो उसमें रोहिणी का एटीएम मिल जाता है। वो एटीएम रामचंद्र ले लेता है। रामचंद्र जब उस एटीएम के पिन के बारे में सुनील से पूछताछ करता है, तो सुनील कहता है कि मुझे इसके एटीएम का नंबर मालूम है।
सुनील उस एटीएम का पिन नंबर रामचंद्र को बता देता है। जब तीनों अपने घर पे पहुंचते हैं, इधर रामचंद्र को रोहिणी के पैसे को लेकर के लालच आ जाता है। उस एटीएम को लेकर के अगले दिन 15 नवंबर 2018 को एक एटीएम में जाता है और जाकर कुछ पैसे निकाल लेता है। फिर अगले दिन भी 16 नवंबर 2018 को उसी एटीएम में जाता है और फिर कुछ पैसे निकाल लेता है। इन 2 दिनों में रामचंद्र रोहिणी के अकाउंट से 65,000 रुपये निकाल लेता है। पैसा निकालने के बाद रामचंद्र जहाँ पे काम करता था वहाँ पे जाता है और उनसे झूठ बोल करके अपने गांव चला जाता है। वाकई में रामचंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस रामचंद्र के ही तहरीर पे उसके दोस्त संजय को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।